हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 835 डिवीजन 4 का प्रॉब्लम डी, दैट इज चैलेंजिंग वैलीज। ऑल्सो दिस 30th November 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free, so make sure you register for it as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. You are given an array of a to 0 to n minus 1 indices of n integers. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array a दिया गया है जिसमें कि इंडेक्सेस है फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, मतलब कि इसकी साइज है n और इसमें क्या है, इंटीजर्स है। ओके, दिस array is called valley if there exists exactly one sub array from a of l to r such that, ठीक है, ये जो array है इसको हम वैली बोलते हैं अगर इसमें एग्जैक्टली वन सब एरे ऐसा है। लेट सपोज वो सब एरे है ए फ्रॉम एल टू आर सच दैट, नीचे कंडीशंस दी गई है, क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एल इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू एन। ये पहली कंडीशन है, ऑब्वियस बात है, अगर सब एरे इस एरे का है तो इंडेक्सेस के बीच में होने चाहिए। ए ऑफ एल टू आर इज इक्वल, मतलब कि ए ऑफ एल इक्वल टू ए ऑफ एल प्लस 1 अप टू इक्वल्स टू ए ऑफ आर। Either L equal to 0 or AL minus 1 is greater than AL. Either L equals to 0 और मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स उस सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट है या तो फिर उसके पहले वाला जो एलिमेंट है वो उससे बड़ा है। एंड लास्ट इज either R equals to n minus 1 और A of R is less than A of R plus 1। या तो R वो जो है एंडिंग ऑफ दैट सब एरे वो इस एरे का लास्ट एलिमेंट है, सॉरी मतलब कि n minus 1, या तो फिर A ऑफ R जो है वो लेस देन है A ऑफ R प्लस 1 से, मतलब कि इस सब एरे के बाद वाला एलिमेंट उससे बड़ा है, सब एरे के पहले वाला एलिमेंट उससे बड़ा है और सब एरे में सारे एलिमेंट्स इक्वल है और ऐसा एग्जैक्टली एक ही सब एरे है। तो ये कंडीशंस दी गई है। अगर ऐसा एक सब एरे है एग्जैक्टली पूरे एरे में तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैली बोलेंगे इस एरे को। नाउ इनकी कंडीशंस में हमें अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आगे जब हम कंसेप्ट वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पे वैसे भी मुझे इन पे डिटेल में बात करनी है, तो यहाँ पे हम और आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछना है कि क्या ये वैली है कि नहीं एरे। अगर है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केसेस फर्स्ट लाइन में है एन, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ए, और नेक्स्ट लाइन में एरे ए के एन एलिमेंट्स दिए गए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें एरे ए दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और हमें ये बताना है कि ये एरे वैली है कि नहीं। अब वैली की यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी गई है, अगर इस एरे में, एरे ए में जो कि दिया गया है उसमें एग्जैक्टली एक सब एरे ऐसा प्रेजेंट है, एग्जैक्टली एक, जो कि चारों की चारों ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उसको हम वैली बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम वैली नहीं बोलेंगे। तो अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो पहली बात तो अगर एरे ए का सब एरे होगा तो ये कंस्ट्रेंट तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें आगे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एल और आर अगर डिफरेंट है, मतलब कि सब एरे की साइज 1 से बड़ी है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें इक्वल होने चाहिए। तीसरा, या तो L0 हो। L0 का मतलब क्या है कि जो गिवन एरे है और जो सब एरे हम सिलेक्ट करते हैं L से लेके R तक, या तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे हो, या तो फिर सब एरे के पहले वाला एलिमेंट, मतलब कि L-1 इंडेक्स वाला एलिमेंट उससे बड़ा हो। चौथी कंडीशन, या तो जो एंडिंग एलिमेंट है सब एरे का वो एरे का भी एंडिंग एलिमेंट हो, मतलब कि R इक्वल टू n-1 हो, या तो फिर एरे एंड होने के बाद वाला जो एलिमेंट है R+1 इंडेक्स वाला वो A ऑफ R से बड़ा हो। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एग्जैक्टली एक सब एरे में, तो हम बोलते हैं कि ये वैली है। अब इन कंडीशंस को अगर जरा ऑब्जर्व करें तो अगर मैं मेरे एरे के एलिमेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करूं, मतलब कि वाई एक्सिस में उनकी वैल्यू को रखूं, ठीक है, तो मतलब कि एक्स एक्सिस में उनके इंडेक्स आ जाएंगे और वाई एक्सिस पे उनकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, मान लो 0 इंडेक्स की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे आएगा, इसकी है 4, इसकी है 2, इसकी है 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किस तरह की पैटर्न मिलनी चाहिए अगर मैं इन चीजों को ध्यान में रखूं। तो पहले तो ये L इक्वल टू 0 और R इक्वल टू n-1 निकाल देते हैं, इनकी बात करते हैं। तो L से लेके R तक के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। लेट सपोज ये मेरा इंडेक्स L है, ये R है, बीच के सारे एलिमेंट्स इक्वल है।
एल के पहले वाला एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए। लेट सपोज उसके पहले वाला एलिमेंट जो है L-1 इंडेक्स पे वो उससे बड़ा है। R+1 A ऑफ R से बड़ा होना चाहिए। लेट सपोज R+1 इंडेक्स वाला एलिमेंट भी उससे बड़ा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये मेरा 0 इंडेक्स है और ये मेरा N-1 इंडेक्स है, तो ऐसा सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही सब एरे है, हो जाएगा काम। अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक तरह से एक मान लो बकेट टाइप बन रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज है, फिर लेफ्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि ये L जो है वो यहां तक आ गया, मतलब कि L इक्वल टू 0 है, तो किस तरह की पैटर्न मिलेगी? ये L से लेके R तक एलिमेंट्स इक्वल है, वेर L इज इक्वल टू 0 एंड इसके आगे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, ये R+1 है और ये N-1 है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर R इक्वल टू N-1 हो गया तो क्या होगा? ये 0 इंडेक्स है, ये मान लो L इंडेक्स है, ये L से लेके R तक इक्वल एलिमेंट्स है और R इज ऑल्सो इक्वल टू N-1 एलिमेंट्स, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों एक साथ ट्रू हो गए तो L इक्वल टू 0, R इक्वल टू N-1, तो पूरा एरे सेम होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा, क्योंकि बीच में तो सारे एलिमेंट्स इक्वल है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखो अभी भी तो ये L इंडेक्स है, ये R इंडेक्स है और इसके L-1 L से बड़ा है, R+1 R से बड़ा है और L से लेके R तक एलिमेंट्स इक्वल है। तो ये सारे के सारे क्या है? वैलिड केसेस है। अब इनवैलिड कब होगा? अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, वैसे हम अलग अलग डायग्राम बना के भी मैं एक दो दिखाऊंगा, बट अगर ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करें तो यहां पे बेसिकली बन क्या रहा है? कांस्टेंट डिक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट। मतलब कि एक बार डिक्रीज होगा, कुछ मैं अगर हाथ से दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ। अगर ये L इक्वल टू 0 है तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, अगर R इक्वल टू N-1 है तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा। हो सकता है मल्टीपल भी डिक्रीमेंट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये L इंडेक्स, ये R इंडेक्स, इनके बीच में एलिमेंट इक्वल है, ये L-1 L से बड़ा है और R+1 R से बड़ा है, इस तरह की कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो ये इनवैलिड कब होगा? जब मुझे ये बकेट टाइप जो शेप है वो एक से ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि ये कांस्टेंट, ये डिक्रीज, ये कांस्टेंट, ये इंक्रीज, ये कांस्टेंट, ये डिक्रीज, ये कांस्टेंट, ये इंक्रीज, ये कांस्टेंट, तो ये L से लेके R तक भी चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और ये L से लेके R तक भी ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब ये जो है, ये चारों, ये दोनों इस तरह का शेप है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि L इक्वल टू 0 और ये मल्टीपल शेप्स, अगर ये चारों के मल्टीपल सब एरेज अगर ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे तो दो सब एरे हैं जो दोनों इस शेप के हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक इसके शेप का हो, मतलब कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट डिक्रीजिंग और कुछ ऐसा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है L से लेके R और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कि एक इस तरह का सब एरे हो, मतलब कि कांस्टेंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, तो ये L से लेके R तक का सब एरे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि R इक्वल्स टू N-1 हो गया और यहाँ पे L-1 इज ग्रेटर देन L एंड ऑल्सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी दो सब एरे है, यहाँ पे भी दो सब एरे है, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला भी शेप हो और ये वाला भी शेप हो। वो कैसे हो सकता है? कांस्टेंट इंक्रीमेंट देन कांस्टेंट डिक्रीमेंट कांस्टेंट। तो ये जो है L से लेके R तक, ये जो है R+1 इज ग्रेटर देन R एंड L इक्वल टू 0, यहाँ पे L-1 इज ग्रेटर देन L एंड R इक्वल टू N-1, तो ये सारे के सारे इनवैलिड है, क्योंकि इनमें मल्टीपल सब एरेज ऐसे जो कि ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। नाउ हम इन शेप को देख के कंक्लूजन तो निकालेंगे ही, बट इन जनरल भी अगर बात करें तो अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सोचे तो क्या है, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, ऐसा एक ही बार होना चाहिए। तो अगर डिक्रीज होके इंक्रीज होके वापस डिक्रीज हो गया तो वैलिड नहीं होगा। क्या डिक्रीज होके इंक्रीज एक बार होगा चलेगा, डिक्रीज होके इंक्रीज होके वापस डिक्रीज हो गया तो नहीं चलेगा। मतलब कि इंक्रीज होने के बाद कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। जितने भी डिक्रीमेंट पॉइंट्स है, मतलब कि a ऑफ i+1 इज लेस देन a ऑफ i, वो पहले लेफ्ट में सारे आ जाने चाहिए। मतलब कि जितने भी है
वो एरे के लेफ्ट पार्ट में आ जाने चाहिए, और जितने भी इंक्रीमेंट पॉइंट है, मतलब कि a ऑफ i प्लस 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ i, वो राइट हैंड साइड पे आने चाहिए। इंक्रीमेंट होने के बाद वापस डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो ये डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट के बाद वापस डिक्रीमेंट हुआ और ये इंक्रीमेंट, तो यहां पे मुझे दो सब एरेस मिले और ये इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट हुआ, तो ये इनवैलिड हो गया। यहां पे इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट ये डिक्रीमेंट, इसलिए मुझे दो सब एरे मिल गए, ये भी इनवैलिड है। यहां पे ये इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो इसलिए ये और ये दो सब एरे मिल गए, ये भी इनवैलिड। यहां पे इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट हुआ, तो ये भी इनवैलिड है। यहां पे देखो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कांस्टेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कांस्टेंट, इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, तो इनवैलिड हो जाएगा। इतना सिंपल चेक हमें करना है। इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट पे इंक्रीमेंट होता है एरे में, तो उस इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे होता है तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्लैग वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, अगर कहीं इनवैलिड कंडीशन आ गई तो फ्लैग को 1 कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं इंक्रीमेंट की काउंट इक्वल्स टू डिक्रीमेंट की काउंट इक्वल्स टू 0 लेता हूँ। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 to n-1, ठीक है, इफ a of i is greater than a of i minus 1, मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ठीक है। else if a of i is less than a of i minus 1, मतलब कि डिक्रीमेंट हुआ है तो डिक्रीमेंट प्लस प्लस। लेकिन अगर इस डिक्रीमेंट से पहले इंक्रीमेंट आ गया होगा तो मेरी कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, मतलब कि इफ इंक्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0, देन इंक्रीमेंट पहले आ चुका है उसके बाद डिक्रीमेंट आया है, मतलब कि ये वैली नहीं है। मल्टीपल सब एरेज होंगे जो कि वो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे, तो मैं फ्लैग वेरिएबल को प्लस करके ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। इफ फ्लैग वेरिएबल इज 0, आउटपुट यस, एल्स आउटपुट नो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टर्म में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।